हेलो फ्यूचर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुस्लिम लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। मुस्लिम लॉ को समझने के लिए हमें उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट और उसका ट्रांसफॉर्मेशन समझना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम प्रोफेट मोहम्मद से लेके कुरान के रिवोल्यूशन, सक्सेशन, ब्रिटिश पीरियड तक एक पूरा जर्नी कवर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मुस्लिम लॉ को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली लॉ प्रैक्टिस और जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लॉ सबसे सिस्टमेटिक लीगल सिस्टम में से एक है, जिसे हम इस्लामिक लॉ, शरीयत लॉ या मोहम्मदन लॉ नाम से भी जाने जाते हैं। ये लॉ सिर्फ रूल्स के कलेक्शन नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल है। रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटी, फैमिली स्ट्रक्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मुस्लिम लॉ क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लॉ को हम इस्लामिक लॉ यानी मोहम्मदन लॉ या शरीयत लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक रिलीजियस सिस्टम नहीं है, ये कम्प्लीटली वे ऑफ लाइफ है। इसमें सिर्फ हम इबादत यानी वर्शिप ही नहीं, बल्कि फैमिली मैटर्स, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, बिहेवियर, मोरालिटी, हर चीज के लिए क्लियर रूल्स दिए गए हैं। इस्लामिक लॉ का मेन पर्पस है ह्यूमन बींग्स को एथिकल, पीसफुल और जस्ट लाइफ प्रोवाइड करना। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मुस्लिम लॉ क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो चलिए अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इस्लाम के आने से पहले अरबिया का सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही वीक था। ट्राइबल सोसाइटी थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। लोग अपनी मर्जी के रूल्स फॉलो करते थे। वुमेन का राइट्स ऑलमोस्ट ही नॉन एग्जिस्टेंट था। स्लेवरी कॉमन थी, ब्लड फ्यूज होते थे, मतलब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से बदला लेता रहता था और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती थी। एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम नहीं था। इसी बीच अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद को गाइड किया टू ब्रिंग जस्टिस, इक्वेलिटी, पीस। मुस्लिम लॉ का एवोल्यूशन इसी ब्रोकन सोसाइटी से स्टार्ट हुआ। चलिए अब थोड़ा प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जानते हैं। प्रोफेट मोहम्मद का बर्थ मक्का में 570 में हुआ। उनकी ऑनेस्टी और कैरेक्टर की वजह से उन्हें द ट्रस्टवर्दी के नाम पे जाना जाता था। जब उन्हें 40 साल की एज में फर्स्ट रिवोल्यूशन मिली, तब से इस्लाम का नया चैप्टर शुरू हुआ। प्रोफेट सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, जज, आर्बिट्रेटर और लॉ गिवर भी थे। उनकी टीचिंग में जस्टिस को सेंट्रल पीस दिया गया। उन्होंने वुमेन का राइट प्रोटेक्ट किया, ऑर्फन्स के राइट को सिक्योर किया, स्लेवरी को ग्रेजुअली एंड करने का मेजर्स दिया और इक्वल सोसाइटी मॉडल स्टैब्लिश किया। जब कोई डिस्प्यूट होता था तो लोग डायरेक्टली प्रोफेट के पास आते थे। उनका डिसीजन बाद में लीगल प्रिंसिपल बन गया, यानी उनका बिहेवियर, उनका जजमेंट, ये सब सुन्ना के फॉर्म में मुस्लिम लॉ का क्योर बन गया। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि व्हाट इज इस्लाम। इस्लाम का लिटरल मीनिंग होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक कम्प्लीटली सिस्टम ऑफ लाइफ है। इसमें मोरल ड्यूटीज, स्पिरिचुअल ड्यूटीज, सोशल बिहेवियर और लीगल एप्लीकेशन सब इंक्लूडेड होता है। इस्लाम का 5 पिलर्स है, जैसे कि फेथ, प्रेयर, चैरिटी, फास्टिंग, पिलग्रिमेज। ये लाइफ का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को गाइड करता है। लेकिन शरिया यानी इस्लामिक लॉ ह्यूमन बिहेवियर को प्रैक्टिकल कोड देती है। इस्लामिक लॉ का बेस कुरान और सुन्ना है, लेकिन प्रोफेट के वफात के बाद जब नया इशू आया, मुस्लिम जूरिस्ट ने लॉजिकली सोचा, एनालाइज किया और कुरान सुन्ना के लाइट में जजमेंट डेवलप की। इसी इंटरप्रिटेशन को फिक कहते हैं। यही फिक आज मुस्लिम लॉ का प्रैक्टिकल वर्जन बन गया। अब बात करते हैं द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कुरान मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स है। इसमें 114 चैप्टर और अराउंड 6000 वर्सेस है। इनमें से लगभग 500 लीगली सिग्निफिकेंट है। कुरान फैमिली रिलेशन को रेगुलेट करता है, जैसे कि मैरिज कैसे होनी चाहिए, डावर क्या होता है, डिवोर्स कैसे दिया जा सकता है, इनहेरिटेंस का शेयर कैसे ले सकते हैं, ऑर्फन्स को कैसे ट्रीट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैसे करनी चाहिए, ये सब कुरान में दिया गया है। कुरान के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है सुन्ना। सुन्ना बेसिकली प्रोफेट मोहम्मद के एक्शन, सेइंग और उनकी अप्रूवल को रिप्रेजेंट करती है। मतलब उन्होंने किस सिचुएशन में क्या किया, क्या कहा, क्या अलाउ किया, ये सब लॉ का पार्ट बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेट ने बोला कि हस्बैंड वाइफ के बीच अगर रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल हो तो डिवोर्स अवॉइड करना चाहिए। ये एक लीगल प्रिंसिपल भी बन गया। सुन्ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताती है जब कुरान रूल जनरल फॉर्म में होता है।
अब बात करते हैं सक्सेशन टू द कलीफेट। अब यहाँ से पॉलिटिकल एंड लीगल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। प्रोफेट के वफात के बाद यानी मौत के बाद एक बड़ी क्वेश्चन रेस हुई, जैसे कि उम्मा यानी रिलीजियस कम्युनिटी का लीडर कौन होगा। प्रोफेट ने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था कि उनके बाद कौन लीडर होगा, कैसे सिलेक्ट होगा। इसके बाद फर्स्ट खलीफ अबू बकर को इलेक्ट किया गया, फिर उमर, उस्मान और अली। ये 4 खलीफ को राइटली गाइडेड खलीफ कहते हैं। इनके पीरियड में इस्लामिक स्टेट एक्सपेंड हुआ, कोर्ट एस्टैब्लिश हुए, जज अपॉइंट किए गए, लीगल मैटर्स को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया। खलीफ्स की गवर्नेंस से एक प्रॉपर लीगल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ। फिर उमायद और अब्बासिड एम्पायर के टाइम में जूरिस्ट ने इस्लामिक लॉ को साइंटिफिक फॉर्म में डेवलप किया। इसी टाइम पीरियड में 4 मेजर सुन्नी स्कूल जैसे कि हनाफी, मालिकी, सैफी, हनवली इमर्ज हुए। इंडिया में मेनली हनाफी स्कूल फॉलो होता है। मुस्लिम लॉ इंडिया में पहली बार 712 एडी में मोहम्मद बिन काजिम के थ्रू सिंध में एंटर हुआ, लेकिन फुल इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम में हुआ, जब मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया में रूल स्टैब्लिश किया। उन्होंने हनाफी लॉ को ऑफिशियल लॉ बनाया, काजी से अपॉइंट किया गया, इस्लामिक कोर्ट स्टैब्लिश हुआ और फातवा ई जैसे कॉम्पिलिएशन लिखा गया, जिसमें पूरा हनाफी लॉ को ऑर्गेनाइज किया गया। ब्रिटिश पीरियड मुस्लिम लॉ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम लॉ को पूरी तरह अप्लाई नहीं किया, उन्होंने उसकी अंग्रेजी इंटरप्रिटेशन क्रिएट की, जो एंग्लो मोहम्मदन लॉ के नाम से फेमस है। ब्रिटिश जजेस को अरबिक नहीं आती थी, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का बैकग्राउंड नहीं पता था, तो उन्होंने इस्लामिक बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और उनकी अपनी समझ से डिसीजन दिया। इससे मुस्लिम लॉ अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया। बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी गई, कुछ डिस्टॉर्ट भी हो गया, लेकिन इसी टाइम में कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, जिससे मुस्लिम लॉ जुडिशियली एनफोर्सेबल बन गया। 1947 के बाद इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनी। पर्सनल लॉज को भी प्रिजर्व किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 आज भी एप्लीकेबल है। कोर्ट ने मुस्लिम लॉ को मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देकर रिफाइन किया। शाहबानो केस ने मेंटेनेंस को हाईलाइट किया। शमीमरा केस ने तलाक प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स क्लियरफाई किया और 2070 में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी मुस्लिम लॉ इवॉल्व होता रहा सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से। सो फ्यूचर लॉयर्स, ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि आप आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, वक्फ, इनहेरिटेंस, उन सब की रूट्स इसी हिस्ट्री में से मिलती है। अगर आपको मुस्लिम लॉ का पूरा सीरीज जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।